वेलकम फ्रेंड्स इन थर्ड वीडियो ऑफ ग्रेविटेशनल टॉपिक्स। तो इस टॉपिक में हम मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता। तो इस स्मॉल जी की जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग जगह पर कितनी होती है ये हम देखने वाले हैं। मतलब कि अर्थ के डेप्थ में कितनी होती है, अर्थ के हाइट पे कितनी होती है और अर्थ के पोल्स और इक्वेटर पे कितनी है, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद का पॉइंट है मास और वेट के बीच में का डिफरेंस, और उसके बाद का पॉइंट है फ्री फॉल, मुक्त पतन। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने पर वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। तो अर्थ उसके सराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होते हैं और इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोटेड करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मराठी में जिसे सदिश राशि कहा गया। ओके, तो अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटी भी वही डायरेक्शन में अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो अगर हम जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे निकालें तो किस तरह? न्यूटन के रूल्स के मुताबिक कंसीडर अ स्मॉल एम हैविंग मास एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है स्मॉल एम है और वो अर्थ सरफेस पर है। कहाँ पर है? अर्थ सरफेस पे। और अर्थ के सेंटर तक उसका जो रेडियस है वो है आर, और ये है हमारे अर्थ का मास, जिसका कैपिटल एम से मैं जिसे डिनोट करता हूँ। तो इसके ऊपर से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। कौन कौन सी? देखिए, तो सबसे पहले इक्वेशन मिलेंगी हमें F = mg, उस पर्सन का मास, और ग्रेविटी उस डायरेक्शन में खींच रही है और उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बनेगा? अर्थ के हिसाब से F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², ये इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के वैल्यूज़ को हम एक दूसरे के इक्वल ले लेते हैं। तो स्मॉल m G = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा स्मॉल, तो क्या बचेगा? G = Gm अपॉन r²। लेकिन यहाँ पे अर्थ का रेडियस स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R लेते हैं, तो स्मॉल r = कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा? G = Gm अपॉन r²। तो ये हो गया हमारे ग्रेविटी का फार्मूला। क्या हम इसकी जगह इनकी वैल्यूज़ रख के हम G की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। कैसे? फार्मूला है स्मॉल g = कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। ओके, उसके बाद है G की जो वैल्यू है कितनी है? 6.67 × 10⁻⁻11, और m की जो वैल्यू है वो है 6 × 10⁻24 kg अपॉन r की वैल्यू है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6.67 × 10⁻11 जैसे कि वैसा, 6 × 10⁻24 जैसे कि वैसा, और 6.4 × 6.4 क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 6 और 10⁻6 का कितना होगा? 10⁻12। ओके, अब जो 10⁻2 वाली चीज़ें हम सेपरेट लिखेंगे और बाकी चीज़ें सेपरेट लिखेंगे कि सॉल्यूशन इजी जाए। 6.67 × 6 अपॉन 6.4 × 6.4 इंटू 10⁻11 × 10⁻24 अपॉन 10⁻12। ओके, अब जब आप 6.67 × 6 करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह आएगा 40.02, और 6.4 × 6.4 करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा 6.96, और आगे 10⁻11 और ये है +24, प्लस माइनस माइनस 24 में से 11 गए बाद से 10⁻13 बचता है। ओके, और अपॉन में 10⁻12। ओके, जब हम इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कट हो गया तो एक इसके आगे भी डिवाइडेशन होता है, 2 से डिवाइड करके और आधा करते जाना, फिर 8 4 से भी डिवाइड करके हम इसे कम वैल्यूज़ करके डिवाइडेशन कर सकते हैं। लेकिन नियरली ये जो है ऊपर की वैल्यूज़ कम है नीचे की वैल्यू के हिसाब से, मतलब कि नियरली 0.9 इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है, आप इसे कैलकुलेशन कर लो तो आपका आंसर कुछ इस तरह आएगा 0.977। आगे भी है तो हम 977 तक ही ले लेंगे, और इनटू
ये जो 10⁻30 है और ये 10⁻12 है, 10⁻12 यहाँ पर प्लस में, ऊपर जाने के बाद क्या में आ जाएगा माइनस में, तो कैसा आएगा 10⁻13 इंटू 10⁻−12 प्लस माइनस माइनस, तो 0.977 इंटू 10⁻1 और ये 1 को निकालने के लिए हम इस डेसिमल को क्या करेंगे आगे शिफ्ट कर देंगे, किस तरह आएगा 9.77, तो जी की वैल्यू क्या आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.77 इंटू 10⁻2 नियरली कितनी हो रही हो, नियरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू डिपेंड रहेंगी अर्थ के मास और रेडियस पर, मतलब कि अर्थ पे हर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज क्या रहेंगी सेम रहेगी। अब क्या हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू हमारे अर्थ सरफेस पे कहीं पर भी सेम रहेगी? नहीं, वो अलग अलग रहेंगे। तो कैसे? हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, गोलाकार आकृति में नहीं है, वो विषुवृत्त पर मतलब कि इक्वेटर पे थोड़ी सी बल्जेस है, फुगीर है, और हमारे ध्रुव पर पोल्स पे थोड़ी सी क्या है चपटी है। तो सेंटर से जो ध्रुव की तरफ जो रेडियस आएगा वो छोटा रहेगा हमारे इक्वेटर के रेडियस के मुकाबले में। मतलब कि अगर यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन है तो इस पर्सन की जो जी की वैल्यू रहेगी रेडियस कम होने की वजह से उसकी वैल्यू रहेगी 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और जो पर्सन इक्वेटर पे है उसकी जी की वैल्यू रहेगी 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो इसको आप नोटिस कीजिए। आप बात करते हैं जी की जो वैल्यू है हाइट के हिसाब से कैसे चेंज होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाते रहता है तो जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो जी की वैल्यू वो डिक्रीज़ होती है। देखिए अगर कोई ये हमारी अर्थ है, ओके, ये अर्थ का रेडियस है r, अर्थ का मास है m, और वो ऑब्जेक्ट एक हाइट पर है, ओके, एक हाइट पर है, तो हम उस हाइट को हम h बोलेंगे, एक पर्टिकुलर हाइट पर है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर जाते रहता है तो उसकी रेडियस से जो है तो और हाइट बढ़ते रहती है। तो इसके हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला है g इजिकल टू जी एम अपॉन, तो यहाँ पर r प्लस h हो जाएगा स्क्वायर। तब अगर हाइट बढ़ेगी तो यहाँ पे g की जो वैल्यू है ये डिक्रीज़ होगी, क्या होगी डिक्रीज़, एक्सेलरेशन ग्रेविटी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी अगर यहाँ तक उसका अगर रेडियस बढ़ते गया तो। मतलब कि अगर अर्थ सरफेस के अराउंड 10 किलोमीटर तक एरोप्लेन जा रहा है तो उस हाइट के मुकाबले में सरफेस से लेके उस ऑब्जेक्ट तक जो हाइट है उसके मुकाबले में हमारा जो रेडियस है अर्थ का रेडियस ये काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जो 10 किलोमीटर की जो हाइट है वो निग्लिजिबल हो जाती है हमारे जो अर्थ के रेडियस के हिसाब से। इसीलिए यहाँ पर जी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ होगी। अगर हाइट इंक्रीज़ होगी तो भी इस हमारे अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ होगी। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे जी की जो वैल्यू है वो डिप के हिसाब से कैसे होती है। तो मान लीजिए अब ये एक अर्थ है, ओके, ये एक अर्थ है हमारी, ये इसका सेंटर है r, मास है m। तो वो ऑब्जेक्ट जो है तो अंदर मतलब कि अर्थ को होल्ड करते हुए यहाँ तक आ गया, ओके, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ की जो उसकी डिस्टेंस है वो माइनस हो गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस कितना रहेगा d रहेगा। तो अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ से इतना ही इसका रेडियस बाकी रह गया। तो उसके हिसाब से जो हम एक मान लेते हैं इमेजिन कर कि ये आप अर्थ का यहाँ से रेडियस बनेगा। तो किस तरह से फॉर्मूला बनेगा, g इजिकल टू जी एम अपॉन r माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के सेंटर में करीब आते जाएगा, मतलब डिस्टेंस कम होगा, तो ऐसा लगता है कि जी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है टोटल अर्थ का जो मतलब मास के हिसाब से उसके ऊपर फोर्स गिर रहा है वो फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नीचे आने की वजह से हमारे अर्थ के मास के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है। अगर टोटल अर्थ का जो मास उसके ऊपर एग्जर्ट होगा ही नहीं उसका फोर्स, तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे डिप में आता है, रेडियस उसका कम होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ आता है, तो भी जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि जी की जो वैल्यू है हमारे अर्थ सरफेस से जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वो जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ के रेडियस के हिसाब से निग्लिजिबल है, इसलिए वहाँ पर जी की वैल्यू घटेगी।
उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के रेडियस अगर मतलब अर्थ के अंदर आते रहता है तो अर्थ का रेडियस भी कम होता है, उसके हिसाब से अर्थ के मास पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उस ऑब्जेक्ट पर होल अर्थ का मास का फोर्स एग्जर्ट नहीं होता, इसलिए उसकी वैल्यू भी कम होती जाएंगी, जी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएंगी। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मास और वेट। मास का क्या डेफिनेशन है? द मास इज द अमाउंट ऑफ द मॅटर प्रेझेंट इन दी ऑब्जेक्ट। मराठी में क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? कोणत्याही वस्तूचे वस्तुमान म्हणजे त्यामध्ये असलेल्या द्रव्यसंचयाचे मापन होय। मतलब कि मास यानी क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरे हुआ है, तो इसे हम उस ऑब्जेक्ट का मास कहेंगे। तो वेट किसे कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का? तो वेट का डेफिनेशन इस तरह से, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। मतलब कि वेट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमारी अर्थ फोर्स एग्जर्ट कर रही है, ओके, उसे अट्रैक्ट करने के लिए हम इसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहेंगे। तो फोर्स इक्वल टू वेट होगा, ओके, फोर्स इक्वल टू क्या है? वेट है, तो उसका फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू mg होगा। और उसके बाद दोनों की यूनिट्स देखते हैं। तो मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है और न्यूटन का वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। उसके बाद मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी, मराठी में अदिश राशि और सदिश राशि। उसके बाद जो मास की जो वैल्यू है वो हर जगह मतलब हर जगह पर एवरी प्लेस पर क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन जो वेट की जो वैल्यूज़ है वो हर जगह सेम नहीं रहेंगी। अलग अलग प्लैनेट्स पर हमारा जो मास है वो सेम वैल्यू रहेगा मास की। अगर मेरा वेट 50 kg है तो दूसरे कोई भी प्लैनेट पर मास मेरा 50 kg ही रहेगा, लेकिन मेरा वेट के अंदर चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि वेट चेंज होता है उस प्लैनेट के, कोई भी प्लैनेट के ग्रेविटी के वजह से। मान लीजिए एग्जांपल कि मैं अर्थ पे हूँ तो यहाँ पर मुझ पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो वैल्यू है 9.8 एग्जर्ट हो रही है, तो मून के ऊपर मेरी जो वैल्यू होगी वेट की वो अलग होगी। कैसे? एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम कि मान लीजिए मून के ऊपर जो अर्थ के ऊपर जो मेरी जी की जो वैल्यू है अर्थ के ऊपर वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके। अगर मेरा मास 50 kg है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वेट निकालेंगे हमारे अर्थ पे का। तो वेट इज इक्वल टू mg, m कितना है 50 और g की वैल्यू 9.8। तो वेट कितना निकलता है? हम 50 को अगर 9.8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? देखिए 0 0 40 49 0094 पॉइंट। मतलब कि मेरा जो वेट जो आएगा वो 490 न्यूटन आएगा अर्थ के ऊपर, ओके। अब हम निकालते हैं मून पर। तो मून पे की जो ग्रेविटी है मतलब जो फोर्स एक्सर्ट होता है हमारा अर्थ के मुकाबले में 1/6 होता है। तो हम वहाँ का देखेंगे ग्रेविटी हमें मून की निकालना है, ओके। वेट निकालना है। वेट निकालना है तो हमें सबसे पहले ग्रेविटी भी मालूम करना पड़ेगी। तो मून की जो ग्रेविटी है हमारे अर्थ के मुकाबले में कितनी? 1/6। तो हम करेंगे यहाँ पर मून की जो ग्रेविटी है अर्थ के मुकाबले में 1/6 है, तो हम क्या करेंगे? 9.8 इंटू 1/6, तो 9.8/6। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो किस तरह से आंसर आएगा? 6 1 1 6 1 1.6, ओके। उसके बाद हम 4 ले लेंगे डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले में डाल के देखिए वेट इज इक्वल टू mg, वेट इक्वल टू m कितना है 50, क्योंकि हमारा जो मेरा मास होगा हर तरफ सेम रहेगा। g कितना निकला हमारा 1.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 50 1.64 0 0 0 5 4 ज़ा 20 5 6 ज़ा 30 32 5 1 ज़ा 5 ये 8 0 0 2 ये 8, ओके। तो वहाँ पे मेरा वेट निकला 82 न्यूटन, ओके।
टेक्स्ट बुक के आखिर में जो एक्सरसाइज है वहाँ पर भी ये कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए, तो आप उसको देख सकते हो। तो इस एग्जांपल से आपको समझ ही गया होगा कि वेट की जो वैल्यू होती है वो प्लैनेट के रेडियस और उसके मास पे भी डिपेंड होती है, और उसके सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड होती है। चलो अब देखते हैं हम फ्री फॉल, मुक्त पतन क्या होता है। इसे समझने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया वाला है, तो हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए उसे समझते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को मैंने हाथ से अपने बैलेंस किए वाला है। ओके, मुझे आप बताएंगे कि इस पेन के ऊपर कौन कौन से फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल में इसके ऊपर 2 फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं। सबसे पहला फोर्स एग्जर्ट जो हो रहा है वो हमारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अदर हैंड से उसे क्या करा है, बैलेंस किया हुआ है। मतलब कि ग्रेविटी ऑफ फोर्स को अपोजिट फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्टेशनरी मोड पर लाके रखा है। अगर मैं मेरा हाथ यहाँ से हटा दूँ तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? कि अर्थ इसके ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी की मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो इसे हम उस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कहेंगे। ओके, लेकिन ये जो फ्री फॉल है, जो ट्रू फ्री फॉल होता है, ये सिर्फ वैक्यूम में होता है। ओके, वैक्यूम में क्यों होता है? क्योंकि अगर अर्थ सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है, तो एयर की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट होता है। इसके अलावा मराठी में जो प्लावक बल होता है वो भी इसके ऊपर एग्जर्ट होता है, तो उसे हम फॉल्स जो है तो फ्री फॉल कहेंगे, ट्रू फ्री फॉल नहीं कहेंगे। तो ट्रू फ्री फॉल किसे कहेंगे? फ्री फॉल यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ हमारे अर्थ की तरफ से फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जर्ट हो रही है और वो ऑब्जेक्ट जो है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसी को हम फ्री फॉल कहेंगे। डेफिनेशन के तौर पे समझेंगे, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब कि एक ऐसा फोर्स जिसे ऑब्जेक्ट पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, सिर्फ अकेला फोर्स, कौन सा है वो? ग्रेविटी, तो इसे हम उस ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल कहेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर न्यूटन के जो लॉज है उसके 3 जो इक्वेशंस है उनकी, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट पर फ्री फॉल एग्जर्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी? 0 होगी। तो इक्वेशन क्या थे न्यूटन्स के? v = u + gt, सेकेंड था s = ut + ½ gt², और तीसरा वाला था v² = u² + 2gs। अगर हम u = 0 लेते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, v = gt, s = ½ gt² और v² = 2gs। तो किस इस तरह से हमारे इक्वेशन वो बनेंगे। ओके, अब इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ओके, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो माइनस में होगा। क्या में होगा? माइनस में। तो याद रखें, टेक्स्ट बुक के आखिर में जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो एक्सरसाइज या प्रॉब्लम्स आप करने वाले हो अंदर के, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पर जी की जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पर जी की वैल्यू प्लस में होगी। यहाँ पर पेज नंबर 10 और 11 पर, पहले तो पेज नंबर 10 के ऊपर कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए कि दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर उसे ढूंढने के लिए कुछ टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, उनके बारे में है। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए वाला है, जिसके अंदर मून के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का जो है तो कितना फोर्स एग्जर्ट होता है उसे निकालना है, तो कंपैरिजन कर है वो, कुछ कंडीशन है। उसके बाद है पेज नंबर 11 पे फ्री फॉल के बारे में एक वीडियो वहाँ पर दी वाली है, तो एकदम नीचे लिंक दी वाली है, उस लिंक को आप मोबाइल में टाइप करके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर बताया गया है कि एक हैवी और एक जो एकदम हल्की जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दोनों को एक साथ छोड़ने पर एक वैक्यूम मीडियम के अंदर दोनों गिवन टाइम के अंदर एक साथ नीचे गिरते हैं। मतलब यहाँ पे फ्री फॉल, ट्रू फ्री फॉल आपको देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा क्या होती है। तो आपने पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि स्थितिक ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मराठी में किस तरह से बोलेंगे कि वस्तूच्या विशिष्ट स्थितीमुळे किंवा त्याच्या स्थानामुळे
त्यात जी ऊर्जा सामावलेली असते त्या ऊर्जेला स्थितिक ऊर्जा म्हणतात। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर की ऊंचाई पर है, कितने मीटर पे, 10 मीटर की, और इधर है 7 मीटर की ऊंचाई पर है, ओके। तो इसमें जो 10 मीटर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वो 10 मीटर ऊंचाई पे है कंपैरिजन 7 मीटर के। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गिरता है तो इसका जो गिरने का जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से और उसके डिस्टेंस हिसाब से बढ़ेगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, ओके। तो इसके हिसाब में कम होगी। दूसरा अनदर एग्जांपल, अगर हम समझते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ओके, ये हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ के सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, ओके, इसके ऊपर जो ग्रेविटी एग्जर्ट हो रही है वो g है, ओके। और यहाँ पर अभी हाइट इसकी कुछ है क्या, ऊपर सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हाइट क्या होगी, 0 होगी। तो कुछ तरह से हम पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हम mgh ले सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि h अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 होगी। लेकिन अगर सरफेस पर उस मास का, उस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है अगर वो बढ़ते जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते ही जाएंगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, मान लीजिए mgh है, ओके। तो उसकी जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की बढ़ते जाएंगी, लेकिन अर्थ सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अगर हमने ये भी देखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ सरफेस से ऊपर बढ़ती है तो उसकी जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती है, नीचे घटते रहती है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा एक लेवल आएगा जहाँ पर जो ग्रेविटी है g ये 0 हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब वो हमारे अर्थ जो ग्रेविटेशनल का जो एरिया है, मतलब जिसकी फील्ड है, तो उस फील्ड के बाहर अगर चले गया कोई ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर g की वैल्यू रहेगी ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे एग्जर्ट होएगा ही नहीं। अगर वहाँ पर ये g 0 हो जाएगा तो पर्टिकुलर हाइट पे, वो जो हाइट है वहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अगर उससे भी कम अगर होता है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ओके। तो यहाँ पर R प्लस H बोलेंगे क्योंकि एक हाइट बहुत ऊपर की बात है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। अब बात करते हैं हम स्केप वेलोसिटी की, मुक्ति वेग। क्या होता है स्केप वेलोसिटी या मुक्ति वेग? किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो वो सर्टेन हाइट तक जाएगा और वहाँ से रुक जाएगा और वहाँ से वापस नीचे आ जाएगा। तो मुझे बताइए जो सर्टेन हाइट तक जो ऑब्जेक्ट रुक गया था वहाँ से नीचे आ गया था, तो इसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करेंगी? तो इसकी मैक्सिमम हाइट इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेंगी। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक अगर v² इक्वल टू u² प्लस 2g ऐसे, यहाँ पर v जो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि सर्टेन हाइट पर रुक जाता है, तो हम यहाँ पर v इक्वल टू 0 लेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया वाला है, मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट, तो वहाँ पे जो g की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो इस फॉर्मूले में v की जगह 0 और g की जगह माइनस g रखते तो हमारा जो स्केप वेलोसिटी है हम उसका फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। तो 0 हो जाएगा u² 2 माइनस g, ये s, ओके। यहाँ पर s ही रहने देंगे, बाकी टर्म्स हम इधर ले जाएंगे, u² यहाँ पर प्लस में इधर आकर माइनस में, और ये 2 माइनस जी तो प्लस 2 प्लस जी हो जाएगा, ये s। तो s का फॉर्मूला क्या मिला हमें, s इज इक्वल टू माइनस u² अपॉन 2g। इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले से समझ में ये आ रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड है, ओके। स्केप वेलोसिटी किसे कहेंगे? तो स्केप वेलोसिटी कहेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से देना ताकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, ओके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से स्किप हो जाए, तो इसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, स्केप वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस पे और इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जो इसकी जो एनर्जीज होती है वो कैसी होती है, तो हम उसको देखते हैं। तो अब मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है m और वो अर्थ सरफेस पे, कहाँ पर है, अर्थ सरफेस पे। अगर अर्थ सरफेस पे है तो उसकी जो स्टार की जो काइनेटिक एनर्जी होगी
मतलब कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो होगी 1/2 mv²। यहाँ पर v जो है हम इसे एस्केप वेलोसिटी दे देते हैं। ओके, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/r। ओके, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या बनेगी, टोटल एनर्जी को हम E1 दे देते हैं इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r प्लस माइनस। तो E1 की जो इक्वेशन बनी वो 12 mv² ESQ प्लस माइनस gmm/r, ये इक्वेशन 1 दे देंगे। ये इक्वेशन बनी सरफेस पे एनर्जी कितने रहेंगे वो ऑब्जेक्ट की। ओके, अब देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर दूर चला गया, तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेंगी, मतलब एक टोटल एनर्जी कितनी रहेंगी। तो वहाँ की जो बहुत दूर है, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कहाँ से, अर्थ सरफेस पे, फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। ओके, तो अर्थ सरफेस पे है तो उसकी वहाँ की काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, पहली बात। पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस में होगी gmm/, डिस्टेंस बहुत दूर है तो हम उस डिस्टेंस को इनफाइनाइट लेते हैं, हो गया अनंत। उसके बाद इससे हम प्लस करते हैं तो टोटल एनर्जी हम इसे E2 देंगे। E2 इक्वल टू कितना हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो 0 प्लस 0, तो E2 की इक्वेशन कितनी आ गई, 0, इक्वेशन 2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से हम एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से E1 इक्वल टू E2। E1 कितना है, E1 12 mv² माइनस gmm/r, E2 है 0। बाद में हम इस टर्म को -gmm/r को उस तरफ लेके जाएंगे तो किस तरह बनेगा, देखिए 12 mv² इक्वल टू gmm/r। यहाँ पर ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको फिर, 12 v² इक्वल टू gm/r। 2 यहाँ पर डिवाइडेशन में, उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन, तो v² इक्वल टू 2gm/r। ओके, ये v² को अंडर रूट में ले लेगा, एस्केप वेलोसिटी की √2gm/r, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब हम इस इक्वेशन को अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो किस तरह से हमें इक्वेशन मिलेंगी, इस तरह से मिलेंगी, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2gm/r इंटू r/r, तो मिल गया √2gm/r²। यहाँ पर g की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला है gm/r² है, तो हम gm/r² की जगह हम स्मॉल g रखेंगे, तो हमारा एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला किस तरह से बन गया, √2gr। ओके, अब इसके आगे आप g की तो आपकी वैल्यू पता है 9.8, r की वैल्यू, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है 6.4 × 10⁶ मीटर। ओके, या फिर 6400 किलोमीटर। तो आप उसको जो है यहाँ पर ये वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करके एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाए, तो इस फॉर्मूले से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज के जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके पहले के जो पोर्शन के जो पॉइंट्स है, जिस किसी ने अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो वीडियो बनाए हुए हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इस तीनों वीडियो को आप कंबाइन करके देखिए ताकि आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक के कुछ एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है, 7 प्रॉब्लम्स है, हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत इजी और सिंपल मेथड में हम उसको सॉल्व करने वाले हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो हम उस प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझकर सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और इससे पहले की जो वीडियोज़ की जो लिंक्स है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दी हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियोज़ को देख सकते हैं।